हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और अभी तक आपने देखा कि रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया था, बट एटॉमिक मॉडल में मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी थी। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे अर्थ जो होता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी, जबकि ये चीज़ें किसी ने भी सोची नहीं थी उस टाइम, है ना। बट उसके बाद उनका फेलियर आ गया था। क्यों ड्रॉबैक आ गया था? बिकॉज वहाँ पे मैक्सवेल की जो थियरी थी, उन्होंने कह दिया था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल हो तो वो रेडिएशन एमिट करता है, मतलब एनर्जी लूज़ करता है। अभी कोई रेडिएशन एमिट कर रहा है तो वो एनर्जी तो लूज़ करेगा ही, है ना। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कर रहा है तो उसको एनर्जी मिल कहाँ से रही है? और इलेक्ट्रॉन को तो कहीं से एनर्जी मिल नहीं रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो टकरा क्यों नहीं जाता है? बट वो टकरा तो रहा ही नहीं है। तो रुदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था, तो चुप रह गए रुदरफोर्ड। बाद में देखेंगे ऐसा बोल दिए। फिर उसी में बोल दिया उन्होंने कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का कारण बताइए। मतलब जब लाइट पास कराई जा रही है तो कुछ वेवलेंथ दिखाई दे रही है, कुछ वेवलेंथ गायब है, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो, कलर ले सकते हो। वैसे कलर होता नहीं है असली में, वेवलेंथ देखी जाती है, लैम्डा, ठीक है। आप लोग 9th में जितना भी साउंड का पढ़े उतना काफ़ी है। तो वेवलेंथ देखी जाती है वहाँ पे। जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर, तो वहाँ पे जैसे 600 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, 620 वाली नहीं है। तो ऐसा भी क्यों हो रहा है? तो ये सारे कारणों का जवाब नहीं था रुदरफोर्ड के पास, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। वरना बहुत ही अच्छी अच्छी डिस्कवरीज उन्होंने की थी। अब आपकी टेक्स्ट बुक की अगर हम लोग बात करें तो आपकी टेक्स्ट बुक में आगे दिया है इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर। बट डुअल नेचर रुदरफोर्ड ने नील बोर ने जो डुअल नेचर था उसको इन्वेंट नहीं किया था, ठीक है। डी ब्रॉगली ने किया था उसको। तो हम लोग डी ब्रॉगली के बारे में जब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो वहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल मैं आपको नील बोर का एटॉमिक मॉडल कैसा था वो बताता हूँ, इस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं वो बताता हूँ। ये लेक्चर में से क्वेश्चंस आपको नीट में तो मुश्किल से दिखेंगे। नीट में आपको बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको टेक्स्ट बुक पढ़ी रहेगी या फिर आप क्लास नोट्स जो यहाँ से बनाते हो लेक्चर से वो रिवाइज किए रहोगे तो मतलब 90% PYQs आप सॉल्व कर ले जाओगे नीट के, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। और 12वीं में आप एक चैप्टर पढ़ोगे एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल। ये सारे चैप्टर आप लोग अगले साल पढ़ोगे 12th में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, तो इसीलिए अच्छे से पूरा चैप्टर ध्यान दो। चलो, तो हमने देख लिया कि उनका एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए नील बोर, ठीक है, नील बोर। देखते इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने के लिए जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी प्लेस है, वो सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम समझ में आएंगी। हो सकता है आज लेक्चर आपको थोड़ा सा कम समझे, बट कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे खुश हो गए, पहले ही इन्होंने बोल दिया कि लेक्चर कम समझेगा तो मैं और कम समझता हूँ। ऐसा नहीं है, अपने अंदर उल्टी क्वालिटी लाओ। आपने कैसे बोल दिया नहीं समझेगा, हम समझ के रहेंगे, तो समझो, ठीक है। तो नील बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने की उसकी एनर्जी है, वो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये 3 बातें उन्होंने कही, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी रिवॉल्व करने की फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन की प्लेस यहाँ पर फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व करने लगे, जबकि रुदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की कोई जगह उन्होंने नहीं बताई थी, सिर्फ उन्होंने कहा था वो रिवॉल्व करता है ना। बट नील बोर ने ये फिक्स कर दिया कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये इनकी डिस्कवरीज थी। तो ये पॉइंट देखते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, मतलब नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसा पेश किया। और इनके एटॉमिक मॉडल से जो सारे केसेस थे रुदरफोर्ड के, जो सारी खामियां थी वो सब दूर हो गई, ठीक है। नील बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफ़ी आगे तक गया, बट इनके मॉडल में भी डिफेक्ट्स आ गए। और वो डिफेक्ट्स क्यों आए वो तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बस कि इनका मॉडल कैसा था और ढेर सारे डेरिवेशंस। तो इनका सबसे पहला मॉडल था कि एटम हैज सेंटर, ठीक है, एटम हैज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सबसे पहला इनका कहना था कि एटम में जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। डिस्कवरी तो की थी रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की, बट उन्होंने प्रॉपर प्लेस नहीं डिफाइन की थी कि न्यूक्लियस रहेगा कहाँ। तो बोर ने वो डिफाइन कर दिया कि न्यूक्लियस रहेगा बीच में, सेंटर पे, ठीक है। जैसे सन रहता है सेंटर पे, अर्थ रहता है उसके बाजू सारे प्लैनेट्स ऐसे रहते हैं, वैसे इन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि एटम के पास सेंटर है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन
फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स with fixed energy and fixed velocity। और यहाँ पे जो मैक्सवेल का जो ऑब्जेक्शन था वो यहाँ पे हट गया। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो रही है, तो वो खत्म होकर टकरा क्यों नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे नील बोर ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कहीं भी रिवॉल्व करने लगा, जैसे आप हो ऐसा नहीं है आप स्कूल से घर आते समय कहीं भी रहने चले जाओगे, आप सीधा घर पे आओगे। ओके, तो इसी सेकंड पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही सिर्फ थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है इनकी जो प्रॉपर्टी है। इनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो कहीं पर भी रिवॉल्व करने लगा, ऐसे ही आप यहाँ बैठे हो मैं ऐसे ही रिवॉल्व करने लगूँ, नहीं। जहाँ पे ऑर्बिट है वहीं पे मैं रिवॉल्व करूँगा। पहला ऑर्बिट है पहले में, मेरी मर्जी है, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट में जाऊँगा दूसरे में करूँगा, तीसरे में जाऊँगा तीसरे में करूँगा, पर बीच में नहीं कर सकता। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो, पहली से डायरेक्ट तीसरी पर नहीं चढ़ सकते, दूसरी पर चढ़ोगे फिर तीसरी पर चढ़ोगे, बात अलग है, आप चढ़ जाते हो, बट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड रहती है, ठीक है। 2.5 सीढ़ी चढ़े हो क्या कभी, नहीं, आप सीधा एक सीढ़ी चढ़ोगे फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। ऐसा नहीं है कि आप कभी 2.5 सीढ़ी चढ़ दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अपनी फिक्स्ड एनर्जी से ये रिवॉल्व करता है। इसकी एनर्जी भी कैसी है, फिक्स्ड है, ठीक है। एनर्जी इसकी फिक्स्ड है और वेलोसिटी भी इसकी फिक्स्ड है। तो जो चीज़ फिक्स्ड होती है वो कभी खत्म या एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो एनर्जी होती है ये फिक्स्ड होती है। अगर इसको एनर्जी चाहिए तो वो लेता है, उसकी बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, बट इसकी एनर्जी कैसी है, फिक्स्ड है, ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी कैसी है, फिक्स्ड है, वेलोसिटी भी कैसी है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातों ने हटा दिया, जो मैक्सवेल का जो थ्योरी था उसको इन सारी बातों ने हटा दिया। इन्होंने पेश कर दिया कि भैया उसका सर्कुलर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में उसकी फिक्स्ड है, और जो शेल रहेगा उसी में वो रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड है और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, ठीक है। सब कुछ एकदम फिक्स्ड है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। फिर तीसरी चीज आती है क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब ये क्या चीज है, क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स which only in those circular orbits for which the angular momentum, अभी angular momentum आपके लिए नया टर्म है, इसको धीरे धीरे सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। for which angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। एच जो है, एच को बोलते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको आप लोग वेव ऑप्टिक्स में अगले साल पढ़ोगे, ठीक है। ओके, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिलहाल आप लोग जान लो 6.626, इसको कई लोग 6.63 भी बोलते हैं, इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट आप लोग स्टडी करोगे अगले साल वेव ऑप्टिक्स वगैरह में, ठीक है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आया लाइट की, फिलहाल हम लोग वही स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है हम लोगों का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन के लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको भारी जा सकती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपकी बुक में ऐसी वैल्यू दी हुई है, तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं r क्रॉस p से। ये आपको थोड़ा सा समझने में आसान होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऊपर अगर डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा मैं तो बुरा मत मानना, अपने से दिखा देना, खुद भी करो कुछ। p होता है मोमेंटम, ठीक है। p क्या होता है, मोमेंटम, मैंने पहले ही आपको बताया है फिजिक्स के वीडियोस में। r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोजीशन वेक्टर की तरह। तो l इज इक्वल टू r क्रॉस। अब देखो जब क्रॉस लगा हुआ रहता है तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया है, क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है साइन थीटा। और ये देखो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया r mv साइन थीटा। बट अगर हम लोग ऑर्बिट को देखें तो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस,
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है ना। इधर भी थीटा 90 है, इधर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भी थीटा 90 होगा, इधर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो भी थीटा 90 होगा, इधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो भी थीटा 90 होगा। इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू 90 है। तो ये हो गया mvr sin 90, और sin 90 तो 1 होता है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई mvr। बोलो इतना समझा क्या? तो हमें L की वैल्यू मिल गई। तो इनकी क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है? अच्छा, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? देखो, क्वांटाइज मतलब होता है फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। जैसे हम लोग बोले हमारी बॉडी का मास कैसा है, फिक्स्ड है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन मतलब, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड, ओके। तो इनका वही कहना है कि जो भी जिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्या? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब nh/2π, L इज इक्वल टू nh/2π, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। और n की असली मीनिंग क्या है? n की असली मीनिंग है शेल नंबर, शेल नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपने शेल का नाम सुना होगा, k शेल, l शेल, m शेल, ये सारे, ठीक है। तो l इज इक्वल टू हो गया nh/2π, बट l की वैल्यू हमने पता की, l की वैल्यू क्या निकली? mvr। तो mvr बराबर हो गया nh/2π के। थोड़ा सा डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे, तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स हार्ड जा सकता है नीट वालों को, आगे जेई का तो इजी जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा कि एटम के पास सेंटर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दूसरी बात हमने देखी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और रिवॉल्व करते समय उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल हो तो अगर वो रेडिएशन एमिट करता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। तो नील बोर ने क्या कहा? नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में कम नहीं होती है। मतलब मैक्सवेल क्या कहना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और लास्ट में खत्म हो जाएगी। तो नील बोर ने कहा ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं खत्म होती है, बल्कि उसकी एनर्जी कैसी है? फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी चेंज होती नहीं है, ठीक है। भले वो एनर्जी बाद में एक्सेप्ट कर सकता है, लूज कर सकता है, बट वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगा कि 0.1 जूल अब लूज कर दूं, 0.2 जूल तब लूज कर दूं, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे एनर्जी को लूज करते हैं कंटिन्यूअस मैनर में। ऐसा नहीं है कि हम खड़े हुए पूरी एनर्जी खत्म, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। धीरे धीरे एनर्जी हमारी जाती है, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है। ये अपनी एनर्जी कुछ कंडीशन पर ही लूज करेगा, कुछ कंडीशन पर ही एक्सेप्ट करेगा, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। अब समझ गए कारण अच्छे से? क्लियर हुआ। दूसरा था इसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो एनर्जी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने की थी नील बोर ने। फिर तीसरा इन्होंने कहा क्वांटाइजेशन कंडीशन की इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? r क्रॉस f। r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी r क्या है? रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। और p क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला mv, तो r mv sin थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 है तो mvr sin 90, तो mvr ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। खैर इसको हम लोग पढ़ेंगे डीप में, टेंशन मत लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके डिराइव किया आपकी बुक में, खैर वो भी चलेगा, ठीक है, बट जब मोमेंट इनर्शिया पढ़ा दूंगा तब वो समझेगा, अभी नहीं समझेगा। तो हमने L इज इक्वल टू nh/2π, इसी को हम बोलते हैं, ये जो हमारा mvr इज इक्वल टू nh/2π आया है, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या लिखूं? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ओके। तो ये हो गई हमारी बातें छोटी मोटी इसके बारे में। तो इस चीज़ को अब आपको याद रखना है, इसी पे हम लोग कुछ डेरिवेशंस करेंगे। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड वाला ये हो सकता है, अब आपको समझ में आ गया हो कि रुदरफोर्ड को ड्रॉबैक क्यों हुआ था, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था एनर्जी अपनी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूज करेगा, बट नील बोर ने बोल दिया अरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, वो धीरे धीरे एनर्जी को लूज करता ही नहीं है। कुछ कंडीशन रहेगी जहां पे वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, कुछ कंडीशन रहेगी जहां पे वो एनर्जी ले लेगा। वो कंडीशन क्या है वही हम लोग अब स्टडी करेंगे। उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिवॉल्व करने लगे। जैसे आप हो स्कूल से आ रहे हो तो स्कूल से सीधा घर आओगे, ऐसा नहीं है कि किसी और के घर में जाके होमवर्क करने लगोगे, नहीं, घर पे आओगे, घर पे खाना खाओगे, है ना, फिर घर से कहाँ जाओगे? स्कूल जाओगे, बीच में रुकोगे क्या? नहीं,
अब कुछ लोग बोलेंगे हम लोग बंक मारते, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्कूल से निकलोगे घर आओगे, घर से निकलोगे ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन से निकलोगे घर आओगे, घर से निकलोगे स्कूल जाओगे, बस बीच में कहीं नहीं रुकोगे। खेलने जा रहे हो खेलने जाओगे, बीच में थोड़ी ना रुकोगे बैट लेके, है ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, कहीं बीच में रिवॉल्व नहीं करता है। ओके, जैसे ये पहला ऑर्बिट है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तो वो यहाँ रिवॉल्व नहीं करेगा, यहाँ रिवॉल्व नहीं करेगा, यहाँ रिवॉल्व नहीं करेगा, वो या तो यहाँ रिवॉल्व करेगा या तो यहाँ रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन यही थी कि L इज इक्वल टू NH/2π, वो उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, प्लैंक्स कांस्टेंट बाय 2π का। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास, n क्या है, इंटीजर है, ये रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को। चलो आई थिंक अब सारी बातें आपकी क्लियर हो गई है ना, सस्पेंस खत्म हुआ। चलिए, तो आई होप आपकी 3 बातें क्लियर हो गई है, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल की। तो मैं बोर एटॉमिक मॉडल रफ कर देता हूँ, बिकॉज अब आगे हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चौथी चीज़ क्या है, वाइल रिवॉल्विंग। ओके, तो अगली बात इन्होंने वही की जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने थोड़े दिन पहले किया था, मतलब पिछले एपिसोड में किया था। क्या कहा था उन्होंने कि यहाँ पे जब हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब रिवॉल्व करता है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्जेस के बीच में आती है। ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज तो है दोनों, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी जिसकी वैल्यू होती है K(Q1Q2) डिवाइड बाय R², सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स, बस वहाँ पे मास की जगह चार्ज होता है, ठीक है। तो इन्होंने भी वही कहा चौथा पॉइंट कि while revolving around the nucleus the electrostatic force provide। ओके, तो इन्होंने यही पॉइंट कहा, while revolving around the nucleus the electrostatic force between electron and nucleus provides the centripetal force, जो कि पहले ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कह दिया था, बट क्योंकि मैक्सवेल ने ऑब्जेक्शन दे दिया तो वो थियरी इसको आगे ले जा नहीं पाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एटम है, वाह कितना अच्छा गोल है, ये पॉजिटिव चार्ज किसका, प्रोटॉन न्यूक्लियस का, और ये इलेक्ट्रॉन का, इनके बीच में होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जाहिर सी बात है, आप कोई भी 2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर चार्ज हो उसको अगर आप ले आकर रखोगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ही आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, टेंशन मत लो, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने पहले ही बोल दिया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रॉन यूज करके सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उन्होंने ये नहीं बोला था कि वो ऑर्बिट पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो बोर ने बोला, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। और इस सर्कुलर मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसको चाहिए रहती है सेंट्रीपिटल फोर्स, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता। जैसे अर्थ है, वो सन के अराउंड सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, कब तक नहीं कर सकता, जब तक उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों मिल रही है, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन अर्थ को खींच रहा है, अर्थ सन को खींच रहा है, बट दोनों क्यों नहीं टकरा रहे, क्योंकि उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ यूज कर रहा है फॉर रेवोल्यूशन, फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, जैसा यहाँ पे बोला है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है K(Q1Q2) डिवाइड बाय R², ठीक है। अब K की वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। मतलब ये हमें दिखाता है जहाँ पे सपोज अभी कोई जगह है और वो भरी हुई है, मतलब वहाँ पे गैसेज हैं, ठीक है, बट एप्सिलॉन नॉट को यूज़ करके हम लोग उसको उन गैसेज को नेग्लेक्ट कर पाते हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट यूज़ होता है। इसको आप डीप में स्टडी करोगे, टेंशन मत लो। Q1 पहला चार्ज कौन सा है, पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है +Ze। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन का चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर दैट इज Z। नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख लो, आ जाएगा। और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, तो +Ze और E ये 2 चार्जेस हैं, ठीक है। तो Ze इंटू E डिवाइड बाय R²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिल गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Ze² बाय R², ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट Ze² बाय R² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स ही होती है, तो इसका फोर्स का वैल्यू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले से हम लोग जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। अब कुछ लोग बोलेंगे सेकंड लॉ ये नहीं था, मुझे भी पता है, बट बोल सकते हैं, ठीक है, कई कंडीशन पर। तो यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो होती है v² बाय r। तो एक ही जगह हमने v² बाय r पुट किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन, सर्कुलर मोशन वाली थर्ड प्रॉपर्टी। बोलो आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आया,
आया कि नहीं दिमाग में कुछ? यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज Zd होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है। ये लोग रखे गए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो आएगी k q1 q2 बाय r स्क्वायर, q1 Zd q2 E और r स्क्वायर r, ठीक है। और Q K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जस्ट इसको हमने इस इक्वेशन में रखा और ये वैल्यू हमें मिल गई। इन्हीं को यूज़ करके हम डेरिवेशन अभी करेंगे थोड़ी देर में, बहुत मजा आएगा डेरिवेशन करने में। और अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो सब पे नहीं लग रहा था, ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, बट फिर भी इसको प्रॉपर्टी में हम लोग लिखना चाहेंगे। ये उन्हीं स्पीशीज पर लग रहा था, उन्हीं एलिमेंट्स पर लग रहा था, उन्हीं एटम्स पर लग रहा था जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। आप बोलोगे ऐसा तो सिर्फ हाइड्रोजन है, नहीं, ऐसा हीलियम भी है, लिथियम भी है, बेरिलियम भी है। क्यों है? क्योंकि हम हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो बन गया सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए वो बन गया सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए वो बन गया सिंगल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो सबको हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकाल के। खैर इतना आसान नहीं होता इलेक्ट्रॉन निकालना। ओके, तो ये किसके लिए वैलिड है? H के लिए वैलिड है, He प्लस के लिए वैलिड है। प्लस मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लिथियम 2 प्लस के लिए वैलिड है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बेरिलियम 3 प्लस के लिए वैलिड है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये हीलियम लिथियम इस पे वैलिड नहीं होगा, बट लिथियम 2 प्लस हीलियम प्लस इस पे वैलिड रहेगा, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में ये वैलिड रहेगा और उसी के लिए सारी कैलकुलेशंस भी है। तो क्योंकि ये टॉपिक उतना डेप्थ में नहीं है तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं जेई में। अगर आप ये लेक्चर कर लेते हो तो आप फिजिक्स के भी जो सवाल होंगे मॉडर्न फिजिक्स के उनको भी कर ले जाओगे, ठीक है। ट्राई करना एक बार। छठा पॉइंट क्या आता है? व्हाइल रिवॉल्विंग in a particular orbit an electron neither gains energy nor loses energy, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मैंने पहले ही बता दिया कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय ना ही एनर्जी लेगा ना ही एनर्जी लूज करेगा, बट कुछ कंडीशन आएगी जहां पे वो एक्सेप्ट भी करेगा। खैर वो अभी कैलकुलेशन के बाद आपको समझ में आएगा, अभी कुछ डेरिवेशन हम लोग करेंगे उसके बाद आप समझ पाओगे। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की नहीं है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है। एनर्जी किसकी है? एनर्जी शेल की है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं है, ठीक है। व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स एनर्जी नॉर लूजेस एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी रिवॉल्व करते समय एनर्जी लूज करता ही नहीं है, एनर्जी लूज करेगा ही नहीं, वो कोलाइड होगा ही नहीं, तो मैक्सवेल की थ्योरी हो गई गलत, ठीक है। खुशी की बात। और एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, एनर्जी किसकी होती है? शेल की होती है। जो भी शेल रहता है उसकी एनर्जी होती है। तो हम लोग जानते हैं शेल को, शेल नंबर अभी मैंने लिख के दिया था आपको, जैसे n इज इक्वल टू 1 मतलब k शेल, n इज इक्वल टू 2 तो l शेल, n इज इक्वल टू 3 तो m शेल, n इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 5o, ऐसे सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। तो इन शेल्स की एनर्जी होती है। एनर्जी किसकी होती है? शेल की होती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है। और वो एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय एनर्जी लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन करता है। समझ में आया? चलो अब ये सारी चीजें नोट कर लो और कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर उनके बेसिस पर करते हैं डेरिवेशंस। आइए तो अब हम लोग करते हैं डेरिवेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन कंडीशन देखा जो कि निकला mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। और दूसरा हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Zd²/r² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r। इतना समझ में आया? चलो तो इनके बेसिस पर हम लोग करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आखिर इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना है, सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? देखो अगर हम लोग पहला इक्वेशन देखें तो वो है nh/2π इज इक्वल टू mvr, और दूसरा इक्वेशन देखें तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Zd²/r² इज इक्वल टू mv²/r। अगर मुझे यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 और फिर वेलोसिटी को मुझे कैंसिल करना है तो मतलब 1 से मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ एंड डिवाइड बाय 2। एक बार में तो ये चीज़ें नहीं समझेंगी, आई होप आप 2 बार वीडियो देख रहे हो, है ना। 2 बार वीडियो देखना जरूरी है, एक बार तब देखो
जब मज़े में हो, दूसरी बार तब देखो जब नोट्स बना रहे हो, क्योंकि मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा, जब ऑनलाइन लेक्चर में बैठ के नोट्स बनाता हूँ तो लेक्चर नहीं समझ में आता है, और जब नोट्स नहीं बनाता हूँ तो लेक्चर समझ में आता है ना। तो ऐसे ही करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखना है, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे तो वहाँ पे समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है। तो सुनते जाओ, बनाते जाओ, दूसरी बार में, पहली बार में समझो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते पहले इक्वेशन को, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर मैंने बोला 2 से डिवाइड कर दो, तो ये इसको डिवाइड कर देगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और इसको ये डिवाइड कर देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये डिवाइड कर देगा। अब देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गया, तो आर देखो नीचे है, ये चला गया ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, एन स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, एक एम से एक एम भी कैंसिल हो गया, तो एम भी कैंसिल, तो एम आर क्यूब डिवाइड बाय कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगा, आर स्क्वायर है और आर क्यूब है, तो 2 आर खत्म हो गए, 1 आर बचा रह गया, ओके। तो अब यहाँ से देखो रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, रेडियस की वैल्यू के लिए मैं एम को वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से देखो 1 पाई से 1 पाई भी कैंसिल हो गया, और कुछ हो रहा है क्या, ओके लेट्स चेक। तो r इज इक्वल टू मुझे मिल गया, r इज इक्वल टू एम को नीचे भेज दो, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई ओके 4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, और देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई जेड स्क्वायर, और m नीचे चला गया है ना, m r था, तो इस m को हम लोग नीचे भेज दिए, तो m पाई जेड स्क्वायर, ये हो गई r की वैल्यू, ओके। तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड ई स्क्वायर, और इस इक्वेशन को करना है आपको याद। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा बोलूँगा, अरे मैं खुद नहीं याद क्यों ऐसा इक्वेशन, तो तुम्हें कैसे बोल दूंगा याद करने, बहुत हार्ड होता है इस इक्वेशन को याद करना। तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा डिराइव करके निकालना, मुझे भी अगर पड़ती है 0.00001% केस में, तो ऐसा डिराइव करने का, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद नहीं करनी है, पहले हम लोग कैरेक्टर से रूबरू हो लेते हैं। एन है शेल नंबर, एन है शेल नंबर, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, देख लेना एक बार। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जेड स्क्वायर तो चार्ज है, एम तो मास है, ये सब आपको पता है, तो वो सब फालतू चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है आर की, तो मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर सकता हूँ, पूछो क्या। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, और Z एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है क्या, एटॉमिक नंबर नहीं फिक्स्ड है, अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, है ना। मास फिक्स्ड है, पाई 22/7 ही रहेगा, चाहे जितने साल हो जाए, 32/7 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, एन स्क्वायर बाय जेड को यहीं रहने देता हूँ, और उसको मैं अलग लिख लेता हूँ, एच स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई जेड ई, ओ सॉरी ई स्क्वायर। इतना समझा क्या। जो जो कांस्टेंट वैल्यू है मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज हो सकता है, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, h की वैल्यू मुझे मालूम है, पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे मालूम है, पुट कर दिया, पाई की वैल्यू पुट कर दिया, e की वैल्यू पुट कर दिया। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन मुझे मिला, वो मिला 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। जो ये यूनिट है ना, ये बहुत छोटी यूनिट होती है, जो भी न्यूक्लियस के सारे एटम्स होते हैं, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उनकी मेजरमेंट हम लोग एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, मतलब 0.00000000001 मीटर। पता नहीं मैंने 10 बार बोला या नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी शेल में, किसी भी एलिमेंट के शेल में एटॉमिक रेडियस निकालना इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यही फार्मूला यूज़ करूंगा, और बाकी फार्मूला मैं याद नहीं रखूंगा। तो अब जेई एडवांस जिन लोगों को करना है वो ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। जेई मेन नीट के लिए आप ये क्वेश्चन याद रखोगे, मोर देन इनफ है, कोई हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, मुश्किल से क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। और नीट में तो एकदम नहीं दिखाई देगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चांसेस हैं, कुछ भी आ सकता है, अब हम थोड़ी ना कुछ कर सकते, पढ़ाया इसीलिए सब जा रहा है, ओके। तो जेई एडवांस वाले इसको याद रखेंगे, नहीं तो डिराइव करने की कैपेबिलिटी रखेंगे, 2-3 बार डिराइव करेंगे। याद नहीं रख सकते तो डिराइव कर सकते हो कम से कम, ठीक है। जैसे मैं डिराइव करता हूँ, याद नहीं रहता मुझे,
तो ये वैल्यू आप याद रखोगे, बट ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम। ठीक है, प्लस क्यों लगा, बिकॉज बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी पर वैलिड है। वो जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहीं पे हम लोग इसके फार्मूला वगैरह सब यूज़ कर पाएंगे। मतलब केसेस बहुत है कि क्वेश्चन आएगा तो हाय हेलो बी पर ही आएगा, है ना, इससे आगे वो नहीं जाएंगे। ओके, चलो, तो फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल सेकंड शेल ऑफ हीलियम प्लस एटम। तो रेडियस हमें पता करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो R इज इक्वल टू 0.53, N की वैल्यू बोलो 1 है, Z की वैल्यू बोलो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पब्लिक बोलेगी 2। लेकिन जिनके मन में ऐसा है कि एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ पे बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या Z की भी वैल्यू 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो सबसे करेक्ट डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर का वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए मैंने बोला था ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, प्रोटॉन तो उतना ही है ना, इलेक्ट्रॉन निकाला है आपने, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.53 डिवाइड बाई 2। ओके, फिर से निकालते हैं सेकंड शेल के लिए, R सेकंड, ये आएगा 0.53 इंटू L की वैल्यू N की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.19। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई 1.19, इतना बड़ा झूठ, 1.06 आएगी एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। अब जैसे हाइड्रोजन का मैं बोल दूं तो फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, फर्स्ट सेकंड शेल ऑफ H एटम। हाइड्रोजन एटम की अब यहाँ पे बात हो रही है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, तो R1 इज इक्वल टू N स्क्वायर, N कितना है भाई 1, Z कितना है 1, 0.53, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.53 इंटू N, N मतलब 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो 0.53 इंटू 4, 0.53 इंटू 4 आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल हो गए, गलती से नेट में आ सकते। चलिए, तो अब हम लोगों ने ये चीज़ जान ली। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने रेडियस कैलकुलेट कर दिया है, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। कोई भी इक्वेशन आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप ये इक्वेशन यूज़ कर लो, R को वहाँ भेज दो, M को नीचे भेज दो। ठीक है, या तो आप पहला इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, वो छोटा है, तो पहला इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। मेक श्योर कि आप इसका 100 पेजेस वाले फार्मूला बुक में सारे फार्मूले जरूर लिखे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन mv/r इज इक्वल टू nh/2 पाई, और r की वैल्यू तो मुझे मालूम है, r की वैल्यू मुझे मालूम है, कहाँ मालूम है, यहाँ मालूम है। ठीक है, तो r की वैल्यू हम कर देते हैं पुट, तो mv n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई m पाई z e स्क्वायर इज इक्वल टू nh/2 पाई। देखो n एक n कैंसल, h एक h कैंसल, पाई एक पाई कैंसल, तो mv एप्सिलॉन नॉट एच एन, ज़्यादा गड़बड़ हो गया, एन एच डिवाइड बाय, ओके, एन एच एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मुझे v चाहिए, तो m को देखो, m से mv तो कैंसिल हो रहा है, ये भी खत्म, तो मुझे v चाहिए, तो सबको अरेंज कर दो, तो जेड ई स्क्वायर को वहाँ भेज दो, nh/2 पाई को नीचे भेज दो, सॉरी 2nh एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दो, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया वेलोसिटी का। अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, e कांस्टेंट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और बाकी जो z और n है वो कांस्टेंट नहीं है, तो z बाय n को अलग कर लो, e स्क्वायर डिवाइड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट अलग। तो इसकी वैल्यू जब हमने पुट की तो हमें आंसर मिला, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी, वाह भाई वाह, इलेक्ट्रॉन है या तबाही। तो हमें v की भी वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो v की भी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। v की वैल्यू मिली है जेड ई स्क्वायर, v का वैल्यू अगर आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, बट r वाला ये वाला याद कर लेना, जिनको IIT वगैरह देना है, या फिर डिराइव करने की क्षमता रख लेना। ठीक है, मतलब कई बार डिराइव करके देख लेना, 2nh एप्सिलॉन नॉट। और छठी वैल्यू हमें मिली v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ, थोड़े से लंबे वीडियोस बन रहे हैं ना, वैसे ये मेरी पहचान नहीं थी कि मैं बड़े बड़े वीडियोस बनाऊँ।
पहचान ही बदल गई है पूरी। देखो जहाँ पे पॉसिबल रहता है वहाँ पे मैं छोटे वीडियोस करता हूँ, ऐसा नहीं है जैसे वन शॉट में खत्म कर दिया थर्ड चैप्टर। तो ये वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन के सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ। तो v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, n की वैल्यू 2, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2, इससे काट दो 1.09, तो 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू आ गई। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे बहुत तेज भाग रहे हो कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन देखते ही मैं भागने लगता हूँ। ओके और क्वेश्चन आ गया फर्स्ट शेल में बताओ कितना होगा। तो फर्स्ट शेल में v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1/1, तो ये वेलोसिटी यही रहेगी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए इक्वेशन है, तो कई सारे वेराइटीज में नहीं बन सकते। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत वेराइटी होती है, कहीं का इक्वेशन कहीं पे मिक्स कर दिया, कहीं की चीज़ कहीं पे मिक्स कर दी। बट फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है, मतलब ये चैप्टर ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं बन सकती है, कुछ ही कंडीशन है फिक्स्ड है, उन्हीं पर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो नीट वालों को सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करनी है, सारी चीज़ें अगर हार्ड जा रही है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट थ्योरीज अच्छे से याद रखना। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं और अब कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, फिर टोटल एनर्जी करेंगे, करते ही रहेंगे आज, ठीक है। इतनी सारी कैलकुलेशन, ओ माय गॉड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम बचपन से जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे दी हुई है, तो वैल्यू रख दो हाफ एम जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच पाई एप्सिलॉन नॉट। एच कहाँ गया, पाई कहाँ से आ गया, कुछ भी हो रहा है आज, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हाफ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 4, ठीक है। अब ये देखो 4 2 जा 8 हो गया, तो ये हो गया जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 8। इतना समझा, इतना ही समझना था यहाँ पे, और कुछ नहीं है, हो गया काम अब, ठीक है। अब यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, मतलब कांस्टेंट वैल्यू वहीं रहने दो। तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इसमें कांस्टेंट नहीं है, शेल नंबर और एटॉमिक नंबर कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ई की पावर 4 एम एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 8 तो कांस्टेंट है ही है, 8 को कल 60 थोड़ी ना कोई बोलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। जब हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो काइनेटिक एनर्जी हमें इसकी मिल गई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये 7वां एक्सप्रेशन हमें मिल गया, और यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन आप याद रखो, ठीक है, या फिर कर लें, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास जगह नहीं है, आप पूरी लिखेंगे, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, ठीक है। k इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ओके। 8वें पर बढ़ते हैं। अभी ये सब पे क्वेश्चन नहीं आया है, AI-EEE 2007-6 इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। एंगुलर मोमेंटम पर एक क्वेश्चन आया था AI-EEE 2007 में, तो आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ AI-EEE 2007। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि बोहर एटॉमिक मॉडल में 5th ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। सोचो इतना हलवा, ये 2006 था या 5 था या 4 था, मुझे याद नहीं है, बिकॉज आज मैं लिस्ट नहीं बना के लाया हूँ PYQs की। PYQs बहुत आसान है यार, खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो 5वें ऑर्बिट में कितना था ये क्वेश्चन था, तो बस n की जगह 5 पुट करो, 5h/2 पाई, 2 से 5 डिवाइड हुआ तो l की वैल्यू आ गई 2.5h/पाई, बस ऑप्शन सी करेक्ट था। सोचो इतना इजी क्वेश्चन। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री है, इसे थोड़ी ना हार्ड क्वेश्चन आएगा, JEE एडवांस तक फिजिकल केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ट्राई करना, ठीक है। JEE एडवांस तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट JEE मेन में नीट में आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो लेट्स टेक अ लुक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या mgh? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R। यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता, बस स्क्वायर हटा दो, बोल दो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो Q1 क्या था, यहाँ पे हम लोग विथ साइन रखते हैं इक्वेशन को, मतलब जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसको विथ साइन रखेंगे। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव साइन, उसके साथ रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू -E डिवाइड बाय R, ओके। तो यहाँ पे देखो R की वैल्यू हमें मालूम है, तो R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में लिखता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ टोटल एनर्जी भी मैं यहीं पे फाइंड कर लूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड ई स्क्वायर माइनस में, और आर की वैल्यू देखो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे एम पाई जेड ई स्क्वायर है, तो इसके नीचे एम पाई जेड ई स्क्वायर आएगा, बट वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर ही लिखता हूँ एम पाई जेड ई स्क्वायर। देखो पाई पाई कैंसिल हो रहा है, और कुछ, अरे भाई और कुछ तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ऊपर हो गया माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, दो तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया। तो जब यहाँ पे हमने कांस्टेंट की वैल्यू देखी, देखो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को बाहर निकाल लो, बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब हमने यहाँ पे देखी, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो हमें इक्वेशन मिला सेम काइनेटिक एनर्जी के ही जैसा था, बट अब की बार माइनस में आया, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आप बोलोगे 13.6 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते? देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी 13.6 है, तो इसी का दुगना और साथ में माइनस होती है पोटेंशियल एनर्जी, समझे? तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई, सेम टू सेम एक्सप्रेशन है इस काइनेटिक एनर्जी, बस आगे 2 लगा देना और माइनस लगा देना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया इलेक्ट्रॉन का -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो आपके मन में डाउट आया होगा कि यार पोटेंशियल एनर्जी माइनस में क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उससे भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन उससे भाग रहा है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर वो भाग नहीं पा रहा है। तो उसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो न्यूक्लियस की वजह से है, समझ रहे हो? अभी अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना छोड़ दे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसकी वजह से? न्यूक्लियस की कृपा है, वहां पे न्यूक्लियस की कृपा से वो रिवॉल्व कर रहा है, वरना वो रिवॉल्व नहीं कर पाता। आप बोलोगे क्यों नहीं कर पाता? घूमना ही तो है। अरे कैसे घूमेगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? अगर ये 0 हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो 0 हो जाएगा, तो कैसे रिवॉल्व करेगा ये? फिर तो रिवॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन की वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है, इसीलिए वो माइनस में है, खुद का नहीं है, वो दूसरे का है, तो इसलिए माइनस में। ठीक है, चलो तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकाले तो वो आ जाती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। कुछ लोग नाराज, आओ नाराज लोग को थोड़ा सा ठीक करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी थी -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, कोई मतलब नहीं है कॉमन लेके। देखो एक्सप्रेशन सेम है ना, 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर सेम है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते हैं के। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसकी वैल्यू ले लेते हैं के। इसकी वैल्यू हमने मान ली, चल भैया तू के है, और इसको भी हमने मान लिया, चल भाई तू भी के है। तो ये हो गया -2k प्लस के। टोटल एनर्जी क्या हो गई? ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए बोल रहा हूँ, किसी बुक में ऐसा दिया नहीं है, सावधान रहें। तो -2k प्लस के हो जाएगा -k। अब k की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बस यही तो मैं बोल रहा था शुरू में, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था इसीलिए मैंने k पुट करके सॉल्व किया, ये सब ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी भी मिल गई हमें शेल की, क्योंकि एनर्जी शेल की होती है तो हमें टोटल एनर्जी मिली है शेल की। ठीक है, तो कितनी मिली भाई? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सेम है काइनेटिक एनर्जी बट नेगेटिव में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ज़्यादा है तो इसकी वजह से वो नेगेटिव में आया। अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कम होता तो ये पॉजिटिव में आता। तो इतने एक्सप्रेशंस आपको अब समझ में आ गए होंगे, तो इनको अच्छे से नोट करो। जो बुक मैंने बोली थी बनाने फॉर्मूला वाली, उसमें इसको लिखो। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें, बिकॉज अभी भी रुदरफोर्ड की जो वो कहानी थी कि यार डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, याद आया? जब यहाँ पे ग्लास रख के उसमें गैस डाल के कंटेनर, मतलब यहाँ पे रखा है उन्होंने ग्लास कंटेनर, और यहाँ पे जब लाइट डाल रहे, कोई भी गैस इसमें भरी हुई है, हीलियम भरा हुआ है, और यहाँ से जब लाइट मार रहे तो यहाँ से कुछ वेवलेंथ दिखाई दे रही है, कुछ वेवलेंथ नहीं दिखाई दे रही है। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा था, इसका जवाब अभी भी नील बोर को नहीं मिला है, तो उसका जवाब ढूंढते हैं अब। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है, पहले इसको कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शेल, क्योंकि शेल की एनर्जी रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स ऑफ एटम। ठीक है, n शेल्स ऑफ एटम। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग कई बार पुट कर करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले n की वैल्यू हम 1 डालते, 2 डालते, 3 डालते, 4 डालते, 5 डालते। तो अभी आपको पता चलेगा कि यार शेल की एनर्जी कैसी कैसी है, और उसी पर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। एडवांस का नहीं बोल सकता मैं, जेई हो नीट हो, क्वेश्चन वहीं से आए हैं। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अभी देखो करा दूंगा मैं 3-4, बोलते बोलते ना 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो -13.6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, शेल नंबर भी 1, तो पहले शेल में इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी मैं यूनिट बताना आपको भूल गया था, अच्छा हुआ याद आ गया। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फर्स्ट शेल की बात हो गई, पहले शेल की। अब बात करते हैं सेकंड शेल की। सेकंड शेल में टोटल एनर्जी है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर क्या 4, तो 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब की बार क्या पुट करते हैं, थर्ड शेल के लिए निकालते हैं। तो थर्ड शेल के लिए क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। की बार थर्ड शेल का तो 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 9, 1/9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चौथे शेल के लिए देखो, ओके जस्ट वेट अ मोमेंट, जस्ट ओके। तो टोटल एनर्जी हम देखते हैं फोर्थ शेल में, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, मतलब 16, तो ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी एनर्जी -13.6 है, यहाँ पे डायरेक्ट 3.4, फिर इससे कम, फिर इससे कम। तो ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते जाएगी। तो हम लोग पता करते हैं कि आखिर nth शेल में, ठीक है, जब इसकी जो इन्फिनिटी वाला शेल है, मतलब इन्फिनिटी शेल में इसकी एनर्जी क्या होगी वो हम अब पता करते। ठीक है, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तभी तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं इसका जो माइनस है वो कम होता जा रहा है। माइनस क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। सेकंड शेल में मतलब दूर हो गए तो न्यूक्लियस कम तेजी से खींच रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी कम हो जाएगा। आप वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन देखो तो z/n है, n की वैल्यू 2 पुट करोगे वेलोसिटी आधी हो गई, n की वैल्यू 3 पुट करोगे वेलोसिटी और कम हो गई। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियस पर डिपेंड है। तो अगर हम लोग n की वैल्यू इन्फिनिटी रख के देखें, मतलब n की वैल्यू जो लास्ट शेल होगा उस पे रख के देखे तो ये आ जाएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी सबको मालूम है 0 होता है, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे आ गई 0 हो गई। तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ आजाद, इलेक्ट्रॉन हुआ आजाद, देश आजाद हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया आजाद। इलेक्ट्रॉन आजाद हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑकर्ड, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। आयोनाइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, ऐसा आप लिख सकते हो, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो जब टोटल एनर्जी 0 हो गई तो उसको न्यूक्लियस खींच ही नहीं पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है बाहर, ऐसे खींच के निकाल लिया इलेक्ट्रॉन हमने बाहर। तो ये टोटल एनर्जी का कुछ कंसेप्ट था। अगर इसके हिसाब से हम लोग ड्राइंग करें, यहाँ पे शेल्स बनाएं, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पहला शेल, यहाँ पे एनर्जी -13.6, फिर दूसरा शेल एनर्जी -3.4, फिर तीसरा शेल एनर्जी -1.51, फिर चौथा शेल -0.85। ठीक है, तो आप लोग अगर ध्यान से देखो तो एनर्जी का डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसी पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपसे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नीट में क्या पूछ रहा है, थर्ड वाले में एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा था सेकंड आयोनाइजेशन के टाइम एनर्जी कितनी होगी। तो जब सेकंड आयोनाइजेशन बोले तो मतलब थर्ड शेल। ठीक है, तो कई सारे लोग ने 3.4 लिख दिया था, विच वॉज रॉन्ग, तो आपको -1.51 लिखना है। कुछ लोगों ने बोला अगर उसकी एनर्जी -13.6 है तो बताओ दिए हुए ऑप्शन में से वो कौन सी एनर्जी लेगा। एनर्जी लेता भी इलेक्ट्रॉन, यही तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मैं सब रफ कर रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लो। ओके, तो लास्ट कंसेप्ट, लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट हम लोगों का यही है कि इलेक्ट्रॉन कैन, हम लोगों का नहीं, बोर एटॉमिक मॉडल का पॉस्टुलेट, लास्ट वाला पॉस्टुलेट बोर का यही है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड लूज एनर्जी। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे अभी तो बोला है एनर्जी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही लूज करता है, अब तो बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी, कैन लूज एनर्जी। नहीं, कुछ कंडीशंस है, कुछ फिक्स्ड एनर्जीज हैं जिनको ही इलेक्ट्रॉन लेगा, वरना इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा। और वो कंडीशंस क्या हैं, उससे पहले मैं आपको एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन समझा देता हूँ। इफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेता है, ठीक है, सो इट विल जंप टू
हायर ऑर्बिट्स, ठीक है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन टेक्स की जगह एक्सेप्ट लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी इट विल रिसीड बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर ऑर्बिट, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल भी लिख सकते हो, दैट्स ओके, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिख लो, हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल। तो ये सारी बातें हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन के एनर्जी एक्सेप्ट करने के और लूज करने के। तो अब पता करते हैं यार इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी एक्सेप्ट करता है, कौन सी एनर्जी लूज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एक्सेप्ट करता है, जब एनर्जी एक्सेप्ट करता है, जब एनर्जी एक्सेप्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन। एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना एक बार। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते हैं तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में है। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में मतलब वो थर्ड शेल में जा चुका है। पहली बार एक्साइट करोगे दूसरे शेल में जाएगा, दूसरी बार एक्साइट करोगे तीसरे शेल में जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड बार जब उसको एक्साइट कराया गया तो बताओ उसका एनर्जी अब क्या है। तो लोगों ने सोचा कि ये हमारा शेल है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाद एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाद एनर्जी है, थोड़ा सा इसको पतला बनाना चाहिए क्योंकि आगे जाते जाते डिफरेंस बहुत कम होता जा रहा है। 13.6 और 3.4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट आगे जाके 3.4 और 1.51 में बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग पतला ही ड्रॉ करेंगे। आप ही ने तो ड्रॉ किया, हमने कहाँ कुछ कहा। तो ये थर्ड वाले का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी तो बताया था हमने, और ये होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो, तो ये एनर्जी लेवल्स इसके होते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है तो मैं उसको सारी एनर्जी नहीं दे सकता कि ये तू ये वाली एनर्जी ले एक्साइट हो जा, नहीं, इसको कुछ फिक्स्ड एनर्जी दूंगा तभी एक्साइट होगा। जैसे -13.6 है, मैं इसको एनर्जी दे दूँ 10.2 तो यहाँ पे आ जाएगा -3.4। तो इसको पता है कि अगर मैं ये एनर्जी लूँगा तो मैं चला जाऊँगा सेकंड ऑर्बिट में, तो ये ले लेगा, ये वाली एनर्जी वो ले लेगा। बट अगर मैं इसको एनर्जी दूँ -13.6 + 8 तो इसको पता है कि अगर मैं ये एनर्जी एक्सेप्ट करूँगा तो मैं चला जाऊँगा -5.6, जो कि कोई ऑर्बिट है ही नहीं। -5.6 एनर्जी लेवल का कोई ऑर्बिट है ही नहीं, तो ये वाली एनर्जी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। अब समझ गए दोनों पॉइंट का मतलब। पहले पॉइंट में था इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही लूज करता है, हाँ, ना ही एक्सेप्ट करता है ना ही लूज करता है, बट वो एक्सेप्ट करता है। कब करता है? जब एनर्जी उसके मतलब की हो, जब एनर्जी उसके मतलब की हो। तो जब क्वेश्चन में पूछा था नीट में, क्वेश्चन नीट में ये पूछा था कि सेकंड एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है। तो सेकंड एक्साइटेशन मतलब क्या? पहली बार जब आप एक्साइट कराओगे तो वो यहाँ से जाके सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड शेल में। जब दूसरी बार आप एक्साइट कराओगे तो वो पहुंचेगा थर्ड शेल में। तो जब सेकंड एक्साइटेशन आपने कराया वो पहुंच गया थर्ड शेल में, तो आपको आंसर लिखना था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन सीधा पूछेगा आपको ये नीट में, हाँ, जेईई में भी पूछ सकता है, चांसेस हैं, बिकॉज अब उसके पेपर का लेवल थोड़ा कम होता जा रहा है। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया। धीरे धीरे एनर्जी लेवल घटता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा जब उसके मतलब की हो, मतलब या तो वो एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद ऊपर चला जाए या तो एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद नीचे चला जाए। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एनर्जी इट विल जंप टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ऊपर जा रहा है हायर एनर्जी लेवल पर। आप बोलोगे 13.6 ज्यादा है ना, अरे माइनस में है, माइनस में कौन ज्यादा होता है? माइनस में छोटा वाला ज्यादा होता है। बताओ -13.6 ज्यादा या -3.4? -3.4। तो बड़ा कौन हुआ? -3.4, मतलब वो ऊपर जा रहा है हायर लेवल पर। बट अगर एनर्जी वो लूज करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। सपोज उसकी एनर्जी -3.4 थी और आपने उसकी एनर्जी लूज करा दी 10.2, तो वो आ जाएगा -13.6 पे, मतलब वो नीचे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? डी एक्साइटेशन। जब आपने एनर्जी दी तो हुआ एक्साइटेशन, जब एनर्जी लूज किया तो हुआ डी एक्साइटेशन। आई होप अब सारी चीजें आपको क्लियर है, बट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम से क्या लेना देना है। ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। समझाते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ये समझ गए ना? आपको क्वेश्चन ये भी आएगा नीट में कि सपोज उसका एनर्जी लेवल -13.6 है, तो दिए हुए ऑप्शन में से तुम बताओ कि कौन सी एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा। ऑप्शन में रहेगा 9.8, 3.2, 13.2, -10.2, ठीक है, और 10.2।
तो यहाँ से हमको पता है कि वो 10.2 लेगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और कहीं भी लेगा तो वो आगे और पीछे नहीं हो पाएगा, तो वो 10.2 वाली एक्सेप्ट करेगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, AIEEE में आए हैं, जेईई मेन में आए हैं, नीट में आए हैं, जेईई एडवांस का नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ सकती है। प्लीज़ इसके PYQs प्रैक्टिस कर लेना। मुझे सच में रिग्रेट हो रहा है कि मैं PYQs नहीं करा रहा हूँ, बट जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिजिक्स के हार्ड होते हैं इसलिए मैं करा देता हूँ, इसके बहुत ईजी है यार, ट्राई करो एक बार। ठीक है, चलो मैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का किस्सा बताता हूँ। ओके, तो हम लोग देखते हैं द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आखिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या ऐसा केस था कि वो गायब हो जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप सोचो, हिंट देता हूँ मैं, हिंट देता हूँ वही एनर्जी लेवल्स का मैं हिंट देता हूँ आपको। ठीक है, और अब आप सोचो कि आखिर कुछ वेवलेंथ्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे। चलो सोचो अब। वैसे कहानी समझ में आई ना। पहले उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है। हाँ, वो नहीं लूज करता है, नहीं गेन कर सकता है। फिर उन्होंने बोला वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर भी सकता है, लूज भी कर सकता है, बट कब? कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? जब एनर्जी उसके मतलब की हो। या तो उसको ऐसी एनर्जी मिले कि वो ऊपर चला जाए, या तो उसको ऐसी एनर्जी मिले कि वो नीचे चला जाए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या करते हो? एनर्जी देते हो ना, तो उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से आता रहे। ये चैप्टर आएगा तभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, वरना नहीं आएगा। खैर, अगला चैप्टर तो केमिकल बॉन्डिंग होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है, उतना हार्ड नहीं है, बट जेईई नीट लेवल पर पढ़ने जाएंगे तो यस हार्ड हो सकता है। लेट्स सी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का क्या केस था? एनर्जी लेवल वाला ही केस था। सपोज यहाँ पे हमारा वही ग्लास ट्यूब है, हियर इज अवर ग्लास ट्यूब। ये देखो बहुत बड़ा केस है अब। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आज आपको सस्पेंस में नहीं डालना चाहता हूँ, तो मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ। अगला वीडियो इसके ऊपर डिटेल रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एनर्जी के बारे में पूरा नहीं पढ़ा है, अभी तो सिर्फ थोड़ा सामने पढ़ा है ना। तो जब लाइट हम यहाँ से पास करा रहे थे और यहाँ पे हीलियम है, ठीक है, हीलियम प्लस है, जब यहाँ पे लाइट आ रही थी तो कुछ वेवलेंथ गायब थी, कुछ वेवलेंथ दिखाई दे रही थी। ये सेकंड ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो क्या केस था? देखो, जब यहाँ से लाइट जा रही थी तो जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने मतलब की वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर ले रहा था। हमने क्या बोला अभी? हमने बोला इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी और लूज एनर्जी। हमने यही बोला ना अभी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज भी कर सकता है। तो जो भी वेव्स यहाँ से आ रही थी, जो भी लाइट यहाँ से आ रही थी, लाइट में जो उसके मतलब की वेवलेंथ थी, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है लैम्डा। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट है, इसका एक पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ से आ रही थी तो जो इलेक्ट्रॉन था, लाइट में से इलेक्ट्रॉन क्या करता था? जो उसके मतलब की वेवलेंथ रहती थी, जो उसके मतलब की एनर्जी रहती थी। अच्छा, लाइट क्या है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन में भी होती है एनर्जी, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो था वो अपने मतलब की एनर्जी इसमें से ले लेता था। अब जब इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी ले ली तो इसका मतलब कुछ वेवलेंथ गायब, तो जो कुछ वेवलेंथ गायब वो वेवलेंथ आगे दिखाई नहीं देंगे, तो इससे बन गया था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। बोलो समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पे विबग्योर बनाते, चलो विब और जी और वाई गायब है। जी और वाई क्यों गायब है? वैसे ऐसा था नहीं, यहाँ वेवलेंथ देखते थे उन लोग, ऐसा कलर नहीं देखते थे। ठीक है, वरना बोलोगे कि आप गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो अपने मतलब की वेवलेंथ ले लेता था। मतलब जो ग्रीन और येलो लाइट थी, ऐसा समझ सकते कि जो ग्रीन और येलो लाइट थी उसकी जो वेवलेंथ थी, उसकी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन के मतलब की थी। उसको पता था अगर मैं एनर्जी लेता हूँ तो मैं ऊपर वाली शेल में चला जाऊँगा, तो उससे उसने एनर्जी ले ली। और बाकी सारी वेव्स जो थी, बाकी सारी जो रेडिएशन थी, उसको पता था कि अगर मैं इनसे एनर्जी लूँगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, बीच में फंस जाऊँगा, है ना। जैसे हम लोगों ने अभी अभी ये देखा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को पता था कि अगर मैं 10.2 लूँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर यहाँ पहुँचने के बाद मैं 1.69 या फिर कैलकुलेट कर सकते हो, इतना एनर्जी लूँगा तो मैं यहाँ चला जाऊँगा। फिर उसको पता था यहाँ से मैं 10.2 लूँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, लूज़ करूँगा। तो इलेक्ट्रॉन को जो भी वेवलेंथ से लगा कि मैं इसका एनर्जी लेके मैं ऊपर ऑर्बिटल में जा सकता हूँ, ऊपर वाली एनर्जी लेवल में जा सकता हूँ, उसने एनर्जी ले ली।
और जब उसको लगा कि मैं इससे एनर्जी लूँगा तो मैं -14.7 पर अटक जाऊँगा जो कहीं है ही नहीं, या फिर -11.2 पे अटक जाऊँगा जो कहीं है ही नहीं, या फिर -11.4 पे अटक जाऊँगा जो कहीं है ही नहीं, या फिर -2 पे अटक जाऊँगा जो कहीं है ही नहीं। तो वो सारी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बीच में फंस जाता उससे उसने एनर्जी नहीं ली, और जिससे उसको पता था कि ये एनर्जी लेके मैं ऊपर या नीचे पहुंच जाऊंगा वो एनर्जी उसने ले ली। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए एक कंडीशन बना दूँ कि जैसे आपको कोई कंपटीशन करना है और आपको क्रिकेट मैच खेल रहे हो आप, और आपको स्कोर करना है अभी, और हमने बोला कि मैच ख़त्म होते होते तुम जो भी स्कोर करो वो 10 का मल्टीपल रहना चाहिए। क्रिकेट के बारे में सब जानते हैं इसलिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, तो मैंने बोला कि जो भी आप स्कोर करो वो 10 का मल्टीपल रहना चाहिए। मतलब या तो तुम 100 रन बना दो, या तो 110 रन बना दो, या तो 120 रन बना दो, या तो 130, या तो 140। और अभी आपका स्कोर है 126। ओके, तो आपका अगर स्कोर यहाँ पे 126 है और मैंने बोल दिया 10 का मल्टीपल रहेगा तो आप जीत जाओगे। तो आप या तो कोशिश करोगे 4 रन मारो, आप 2, तो यहाँ पे आप छक्का मारने की कोशिश नहीं करोगे, आप चाहोगे आप 4 रन स्कोर करो और स्कोर 130 पहुँचे और आप जीत जाओ, है ना। 1 रन भी नहीं स्कोर करोगे, 2 रन भी नहीं स्कोर करोगे, उससे अच्छा आप कुछ करोगे ही नहीं। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रहता है, वो कोशिश नहीं करता है एनर्जी लेने की, जो उसके मन की रहती है वो एनर्जी लेता है, और जो एनर्जी ले लेता है उसका वेवलेंथ यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ओके, तो अगर यहाँ पे गैसेस नहीं रहती तो पूरा का पूरा दिखाई देता, बट क्योंकि गैसेस थी, इलेक्ट्रॉन था, तो वो अपने मन की एनर्जी ले रहा था, जिसकी वजह से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन रहा था, आधे कलर्स आधे वेवलेंथ गायब थे। समझ गए इतना कंसेप्ट। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए कोई सस्पेंस नहीं है, एपिसोड पूरा अच्छा गया होगा आई होप। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में डीप में बात करेंगे, और साथ ही में जो एनर्जी लेवल मैंने बताए हैं ये आपको याद रखना है। 40% क्वेश्चन नीट में इसी पर से आते हैं, और 60% क्वेश्चन में आपका बाकी चीज़ें आ जाती है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसे सीखेंगे, और साथ ही में एक झटका देने वाली बात का इन्वेंशन करेंगे। मतलब आपको लगेगा अरे यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो वो कैसा हो सकता है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।